अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पीएम टाइम में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम एक नए विचार के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ताज़ा मामला देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर है। क्या अमित शाह का सरनेम फारसी शब्द से लिया गया है? क्या शाह शब्द विदेशी आक्रांताओं से मिला शब्द है? क्या जिस तरह से नामकरण की बेला चल रही है, अमित शाह को भी अपना उपनाम बदलना पड़ेगा? ये आवाज़ पिछले दिनों फिर एक बार उठी है कि जब देश में आप सारी चीज़ों का नाम बदल रहे हैं तो अमित शाह को भी अपना उपनाम बदल लेना चाहिए। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश में भोपाल से कुछ दूरी पर इस्लाम नगर का है, जिसे अब बदलकर जगदीशपुर नाम दे दिया गया है। ओम जय जगदीश की इस धुन में ताज़ा मामला अमित शाह के नाम का भी उठा है। कहा जा रहा है कि ये फारसी का शब्द है और इसे आक्रांताओं से लिया गया है। इस मामले को उठाया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने। के मिश्रा ने कहा है कि जब इतने ही नामों में बदलाव हो रहा है तो अमित शाह अपने नाम से शाह शब्द हटा दें, क्योंकि यह भी फारसी शब्द है। के मिश्रा का ट्वीट पढ़ते हैं। सुना है मुस्लिमों और मुग़ल शासकों के नाम से भाजपाई विचारधारा को बहुत नफरत है। कई नामों के साथ आज भोपाल के इस्लामपुरा का नाम भी जगदीशपुर हो गया। बधाई। यहाँ पर के मिश्रा चूक गए, वे इस्लाम नगर को इस्लामपुर बोल गए। हालांकि उनका आशय इस्लाम नगर से ही रहा है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के सरनेम के आगे भी शाह लिखा है, क्या अब उसे भी हटाया जाएगा? इसके बाद एक और वीडियो के मिश्रा का वायरल हो रहा है, जिसमें वे ब्राह्मणों को गालियां देते दिखाई दे रहे हैं। इस अमृतकाल में सबसे बड़ा काम चल रहा है नामकरण का। इसे नामकरण काल भी कहा जा सकता है। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, प्रयागराज पहले ही नाम कर दिया गया है इलाहाबाद का, अब भोपाल का नाम भोजपाल करने की भी बात चल रही है। मुगल गार्डन का नाम अमृत बगीचा कर दिया गया। ये बात अलग है कि उसमें फूल वही हैं और उनकी खुशबू भी वही है, केवल नाम बदला है। ये बात अलग है कि हम इस नामकरण को आक्रांताओं और साम्राज्य के से ज़्यादा भाषा के जरिए देख रहे हैं, उनके नाम के जरिए देख रहे हैं। उर्दू, फारसी, अरबी हमें मंजूर नहीं और हिंदी हमें ठीक से आती नहीं। खैर, मुग़ल सल्तनत पर बात करने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आज हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के सबसे खास शहंशाह और राजनीति के चाणक्य अमित शाह पर। शाह सरनेम को लेकर बड़ा चर्चा है, बड़ा विवाद है कि ये सरनेम भी फारसी से आया है, और यदि इतनी ही नफरत भाजपा को इन सब चीज़ों से है तो वो अमित शाह का सरनेम बदलने का भी प्रयास करे। अब हम बात करते हैं शाह शब्द की। शाह शब्द में एक अलग ही ज़ोरदार ध्वनि है। शाह साहब, शाही ध्वनि, शाही काम, और जिस भी व्यंजन में शाही शब्द जुड़ जाता है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। जैसे शाही पनीर, शाही टिक्का, शाही बिरयानी, शाही पनीर, इस तरह के नाम जब जुड़ते हैं तो उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और राजनीति में तो शाह शब्द का वजन और ताकत दोनों ही हम देख रहे हैं। शाह शब्द राजा, स्वामी, बादशाह, फ़कीरों और सूफियों के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्लिमों में सूफियों को भी शाह की पदवी दी जाती रही है। इसके अलावा साहूकार और अमानतदारों को भी शाह कहा जाता रहा है। कुल मिलाकर जो भी शीर्ष पर रहा या मजबूत रहा वो शाह कहलाया। शाह एक उपनाम से ज़्यादा एक पदवी है, एक उपाधि है, और इसी को आगे बढ़ाया गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या करने और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के पीछे भाजपा नेताओं का तर्क रहा है कि ये मुस्लिम आक्रांताओं की याद दिलाते हैं, ये फ़ारसी और उर्दू के शब्द हैं जो हमारी संस्कृति से मैच नहीं करते। इसके जवाब में इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा था कि अमित शाह को भी अपने नाम से शाह हटा लेना चाहिए, क्योंकि शाह शब्द फ़ारसी से ही लिया गया है। अमित शाह इस शब्द को लेकर क्यों घूमते हैं? वरिष्ठ पत्रकार और शब्दों का सफ़र किताब के लेखक अजीत वडनेरकर ने विस्तार से शाह शब्द की चर्चा की है। उनका कहना है कि यह मूल रूप से ईरानी शब्द है और सत्ता प्रमुख के लिए
इस्तेमाल होता रहा है। अजीत वडनेरकर कहते हैं कि सूफियों ने जब आध्यात्मिक सत्ता हासिल की तो उन्हें भी शाह की पदवी दी गई। इसके बाद राजाओं को भी पदवियां बांटी जाने लगी तो वे भी शाह कहलाने लगे। शाह उपनाम को फारसी से जोड़कर देखा जाता है। ये गलत नहीं है पर पूरी तरह सही भी नहीं है। बनियों में शाह सरनेम होता है जो तेली और पंसारी जाति में आता है। इसका अर्थ होता है साधु। साधु साहू से भी बना है। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी में भी शाह शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अब देखिए कितना दिलचस्प है कि मुस्लिमों में शाह के मायने फ़कीर हैं तो हिंदुओं में साधु। अगर हम इसी तरह से नाम बदलाव की सल्तनत की सनक पर सवार रहे तो हमें ज़मीन से लेकर आसमान तक सबके नाम बदलना पड़ेंगे। हम कहाँ कहाँ बदलाव करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी के पौत्र का पुकार नाम यानी कि घर में पुकारे जाने वाला नाम शाहू था। ये मराठी के साधु का रूप है, न कि फारसी शाह का स्वरूप। यदि ये फारसी के शाह का मराठी में स्वरूप होता तो वो शाह होने के बजाय शाह होता। जब शाह शब्द के साथ राजसी जुड़ जाता है तो वो शाही हो जाता है। इसी तरह के शाही उपनाम उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हैं। ऐसा माना जा सकता है कि शाही से ही अपभ्रंश होते होते वे शाही हो गए। इसी तरह से कई और उपनाम जो शाह से मिलते जुलते हैं वो हमारी भाषा में हमारे अलग अलग प्रांतों में दिखाई देते हैं। सहाय, सिन्हा, सिंह और शाही जैसे उपनामों को देखकर लगता है कि शाह एक उपाधि ही रही है और इस तरह से ये उपाधियां दी गई है और उनके अलग अलग रूप हमारे सामने वक्त के साथ आते रहे हैं। फारसी उपनामों का उपयोग हिंदुस्तान में कोई नया नहीं है। कई शब्दों में ये इस्तेमाल होता रहा है। दीवान, कानूनगो, वजीर, वकील, मोदी, मुसद्दी, मुकाती, जागीरदार जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं। फ़िलहाल आप शाह को शाह ही रहने दीजिए। उनके नाम के साथ किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश मत देखिए। बदलाव की शाही सल्तनत में अभी बहुत कुछ देखना, सुनना, समझना बाकी है। फ़िलहाल आप चाहें तो मोदी नाम के जन्म की तलाश में लग जाइए क्योंकि आपको उसमें भी कई नई जानकारियाँ मिलेगी। नामकरण के इस अंक में इस बार इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ फिर बात करेंगे। हमारी विश्लेषणात्मक और आज़ाद पत्रकारिता के लिए आप इस वक्त सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि हम और बेहतर कर सकें, आपके साथ और नए विषयों के साथ जुड़ सकें। शुक्रिया।